गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभिनय शर्मा। और आज का हम टॉपिक शुरू करेंगे जर्मनी के एकीकरण से, यानी कि कोलिशंस ऑफ जर्मनी, यानी कि यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी से। फ्रेंड्स, ये चैप्टर वैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इस चैप्टर से लिए हुए टॉपिक हैं। तो आज हम शुरू करेंगे जर्मनी के एकीकरण से, उसके बाद देखेंगे कोलिशंस ऑफ इटली, यानी कि इटली का एकीकरण। उसके बाद हम ब्रिटेन की अजीब दास्तान देखेंगे, इसमें भी हम ब्रिटेन के एकीकरण के बारे में जानेंगे। इसके बाद का टॉपिक हमारा रहेगा विजुअलाइजिंग ऑफ द नेशन, यानी कि द राष्ट्र की दृश्य कल्पना। इसको हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद देखेंगे राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इन सारे के सारे टॉपिक्स को हम मैप के माध्यम से इतने बेहतर तरीके से देखने का प्रयास करेंगे, इतनी अच्छे से तैयारी करेंगे कि हम बोर्ड एग्जाम में एकदम सटीक उत्तर लिख पाए। तो शुरू करते हैं जर्मनी के एकीकरण से। फ्रेंड्स, जर्मनी के एकीकरण को हम इस मैप के माध्यम से ही देखेंगे, लेकिन इस एकीकरण को देखने से पहले यहाँ की स्थिति कैसी थी, यहाँ के लोगों ने क्या क्या प्रयास किए थे, कौन कौन से आंदोलन हुए थे, क्यों आंदोलन हुए थे, वहाँ की कौन कौन सी परिस्थिति बनी थी, इन सारी चीज़ों को एक नज़र में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। बात यहाँ पर आती है, वक्त ये उस समय की बात है जब 1848 की बात है, 1848 की बात है। 18 मई सन 1848 को क्या हुआ कि अचानक से वहां पर एक तख्ता पलट जैसी स्थिति पैदा हो गई। फ्रेंड्स, 1848 में पूरे यूरोप के अंदर, न सिर्फ जर्मनी के अंदर, यूरोप के अंदर सूखे की स्थिति रही। सूखे की, भूखमरी की आप कह सकते हैं, और महामारी स्थिति रही। गरीब जनता थी, मजदूर जनता थी, और मध्य वर्ग था। उसने क्या किया, जो सरकार के अधिकारी थे, सरकारी अधिकारी थे, उन पर चढ़ाई कर दी, उन पर धावा बोल दिया, एक विद्रोह कर दिया, और पूरी जो व्यवस्था थी उसको उखाड़ फेंका। इसके बाद 18 मई 1848 को जर्मनी के अंदर ही फ्रैंकफर्ट संसद था। फ्रैंकफर्ट संसद में मात्र 831 लोग निर्वाचित होकर पहुंच जाते हैं सज धज कर, और वो अपना काम शुरू करते हैं संविधान बनाने का। जब संविधान की बात आती तो उसका एक मुखिया भी होना चाहिए। इसी प्रक्रिया के चलते 831 लोगों ने इस बात का निश्चय किया कि हमारे पास एक किसी भी किंगडम का एक राजा होना चाहिए। उस समय जर्मनी का एक किंगडम था, जिसकी प्रशिया है ना, ये इसको हिंदी में प्रशा बोलेंगे, प्रशा। इसके राजा थे फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ। लिख लीजिएगा, फ्रेडरिक विल्हेम एंड फोर्थ। फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ। लोगों ने कहा क्यों ना हम फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ को अपना राजा नियुक्त करते हैं। जब इनके सामने प्रस्ताव पेश किया कि आप ऐसा करिए, हमारा जो संविधान बन रहा है उसके मुखिया के तौर पर काम करिए, राजा की तरह रहिए। लेकिन फ्रेडरिक विल्हेम ने स्पष्ट मना कर दिया और बोला कि मैं ये काम अपने सुपरविजन में नहीं करवा सकता, क्योंकि वे उन राजाओं का साथ दे रहे थे जो कि उस समय के छोटे छोटे राज्यों को समर्थक थे और एक संविधान नहीं चाहते थे। प्रक्रिया चलती रही, और यही क्या हुआ, 1848 में जो एकीकृत जर्मनी का जो सपना देखा था वो टूट गया। अब हम बैक मैप पर चलते, उस पर समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद प्रशा के एक राजा हुए जिनका नाम था विलियम फर्स्ट। प्रशा के राजा कौन थे? विलियम फर्स्ट। इनका एक मंत्री था, मंत्री मिनिस्टर, जो बहुत ही विद्वान और कूटनीतिज्ञ था, जिसका नाम था ऑटो वन बिस्मार्क। क्या नाम था? ऑटो वॉन बिस्मार्क। आप हर कोई इस नाम से परिचित है। अब हम बात करते हैं हुआ क्या था। आपको मालूम है, इसकी जो जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया है, ये जो एकीकरण की प्रक्रिया है, देखिए यहाँ पर ये जर्मनी, ये जो हम लाइन खींच रहे हैं, ये सारी की सारी जर्मनी है, लेकिन अलग अलग राज्यों में टूटी हुई है। और ये टूटी हुई जर्मनी जब एकत्रित होती है तो ये जर्मनी बन के आती है यूरोप के अंदर। ये देखिए इस तरफ। हुआ क्या था, जब फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी उस समय नेपोलियन का उदय हुआ, और नेपोलियन के टाइम पर, नेपोलियन के समय पर जर्मनी 300 से प्लस किंगडम थे, 300 से अधिक किंगडम थे। लेकिन नेपोलियन ने इस बात को समझा और जिस भी प्रदेश को, जिस भी स्टेट को वो जीतता गया, उसका एकीकरण करता गया।
जो 300 किंगडम थे इनको एकीकृत करके उसने 39 किंगडम में परिवर्तित कर दिया, यानी कि 39 किंगडम केवल बची थी। अब जो हम यहाँ पर देखते हैं इसमें 39 किंगडम थे, अब हम थोड़ा ग्रीन पेन लेते हैं इसमें समझाने को। इसमें सबसे बड़ा किंगडम था वो था पर्शिया का। ये देखिए येलो कलर का जो भी है किंगडम, ये पर्सा, हिंदी में इसको पर्सा बोलते थे, किंगडम ऑफ पर्शिया। यहाँ पर भी था, देखिए यहाँ पर भी था, 4 जगह विभाजित था। इसके जो राजा थे विलियम फर्स्ट, और इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध मंत्री था जिनका नाम था ओटो फॉन बिस्मार्क। ओटो फॉन बिस्मार्क ने क्या किया, जो यहाँ के विलियम प्रथम राजा थे इनकी जो संपदा थी, इनकी जो गवर्नमेंट संपत्ति थी उसमें से कुछ रुपया निकाल लिया। लोगों ने इन पर चोरी का आरोप लगाया कि आपने रुपया चुरा लिया, लेकिन इसके बाद भी इसने एक तर्क दिया कि मैंने ये रुपया निकाला वो सेना पर खर्च करेंगे, और इसने ऐसा किया भी। इसने जो वहां की प्रजा की सेना थी उस पर तमाम खर्चा किया। खर्चा करने के बाद इसने मौका का फायदा उठाया, जब सभी लोग इस पर ब्लेम कर रहे थे, इस पर अंजाम लगा रहे थे रुपया चुराने का, उस समय इसने क्या किया, देखिए ये डेनमार्क का इलाका है, ये देखिए इसके ऊपर डेनमार्क का इलाका, ये वाला, इसने डेनमार्क पर हमला किया, और डेनमार्क का देखिए ये जो ग्रीन कर दिया मैंने, ये कुछ जगह इसने जीत ली। ब्लैक से समझाएंगा तो शायद और अच्छा कलर इसमें होगा। देखिए ये वाली जगह सारी इसने जीत ली। तो लोगों को एक विश्वास हो गया कि ओटो फॉन बिस्मार्क कहीं रुपया चुरा के नहीं भाग रहा है, और ये एक अच्छा शासक है, एक अच्छा मंत्री है जो अपने देश की सोच रहा है। इसी प्रकार इसने कई युद्ध किए, और 10th लेवल पर अगर मैं आपको बताऊं तो इसने 7 युद्ध किए। यहां पर लिख लीजिएगा, ओटो फॉन बिस्मार्क ने 7 युद्ध किए, जिसमें फ्रांस, डेनमार्क, इटली और ऑस्ट्रिया सम्मिलित है। ये राइटिंग थोड़ा मैं जल्दी, इसलिए आपका समय बर्बाद ना हो, लेकिन मैं स्पष्ट बोलता जा रहा हूं। इसने 3-4 युद्ध किए, और तीनों चारों युद्धों में विजयी हुए, और इन्होंने क्या किया, एक समग्र जर्मनी बनाया। ये किंगडम ऑफ हनोवर वगैरह, ये सारे के सारे किंगडम ऑफ बुल्गारिया वगैरह ये मिला लिए। और ये संभव तभी हुआ जब कई संधियां करनी पड़ी। बहुत सारी संधियों के बाद इन्होंने इन सारे किंगडम को मिला पाया। इसके बाद समय आता है 18 जनवरी सन 1871। आपको याद करने के लिए देखिए 18 मई है, यहां पर याद रखना 18 जनवरी एंड 1871। जगह थी वर्साय। वर्साय के अंदर एक बहुत ठंडा शीश महल था, उसमें सभी लोग जो भी थे इकट्ठे हुए। प्रसा के राजा विलियम प्रथम भी वहां पर थे, ओटो फॉन बिस्मार्क भी था, और सारे के सारे किंगडम जो कि आज सम्मिलित हो चुके थे जर्मनी के अंदर, वो सारे के सारे राजकुमार भी वहां थे। यहां पर अपना इन्होंने एक राजा नियुक्त किया जिनका नाम था विलियम प्रथम, जिनके नेतृत्व में इन्होंने युद्ध किया था। विलियम प्रथम को यहां पर सम्राट घोषित किया और एक एकीकृत जर्मनी का सपना पूरा किया। अब देखने वाली चीज ये होगी कि देखिए ये एकीकृत जर्मनी जो हुआ था, ये वाला पूरा जर्मनी एक हो गया 7 साल के युद्धों के बाद। याद रखिएगा इसके स्टेट कितने थे, 39 छोटे छोटे स्टेट थे, और एक जर्मनी बन के आता है ये वाला, देखो एक बड़ा सा जर्मनी। तो हम कह सकते हैं कि जर्मनी का जो एकीकरण का जनक है, द फादर ऑफ द कोलिशंस ऑफ जर्मनी, उसको हम ओटो फॉन बिस्मार्क के नाम से जानते हैं। एक बहुत ही पराक्रमी योद्धा था ओटो फॉन बिस्मार्क, एक बहुत ही कूटनीतिज्ञ था। उसने अपने दिमाग से, संधियों से, लौह एवं रक्त की नीति को अपनाकर 39 छोटे छोटे राज्यों को एकत्रित करके एक संपूर्ण जर्मनी बनाया। सरल शब्दों में हमने ये कह दिया। उम्मीद है जर्मनी का एकीकरण आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं बिना समय बर्बाद किए इटली का एकीकरण। फ्रेंड्स, इटली का एकीकरण भी जर्मनी के एकीकरण की तरह ही थोड़ा थोड़ा युद्ध से, कहीं लौह एवं रक्त की यानी कि मारकूट की स्थिति पैदा हुई। ऐसे करके कह सकते हैं कि जर्मनी यानी कि इटली का एकीकरण भी हो गया। हमने पिछली बार देखा कि जर्मनी का जो एकीकरण था वो थोड़ा कठिन था, क्योंकि उस समय 39 स्टेट थे। कितने थे? 39। इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे 13 स्टेट। हालांकि बुक के अंदर शायद 7 स्टेट दिए हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में इसके 13 स्टेट थे। अब इन 13 स्टेटों को कैसे हमने मिलाया, कैसे एक समग्र इटली बना। ये देखिए, ये जो इटली है ये पहले की इटली, 1815 से पहले की इटली, और इस इटली को मिलकर देखिए ये वाली इटली बन के तैयार हुई, एक
पूरी की पूरी इटली तैयार हुई। ये कैसे बनी इसको हम डिटेल में एकदम मैप के साथ देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, बात क्या हुई थी कि इटली 13 स्टेट में विभाजित थी। एक देखिए पीडमोंट है, सार्डिनिया है, लोम्बार्डी है, वेनेशिया है, परमा है, टस्कनी है, नेपल्स है, सिसिली है। तो हम कह सकते हैं, हालांकि आपको ये नाम याद नहीं करना है, लेकिन एक सोचने वाली बात है, ये 13 स्टेट में विभाजित थी। मेन बात क्या थी? मेन बात ये थी कि जो इटालियन एक राजवंश था, इटालियन हिंदी में लिखा हुआ इतालवी, इतालवी राजघराना था, उसका शासक मात्र और मात्र पीडमोंट पर, या इधर देखिए हम ब्लैक कर दे रहे हैं इस पर, और इधर सार्डिनिया, यानी कि सार्डिनिया पीडमोंट पर था। लेकिन यह भी बात याद रखनी है कि सबसे ज्यादा पावरफुल जो स्टेट थे, इनमें किंगडम थे, वो सार्डिनिया और पीडमोंट ही थे। तो हम कह सकते हैं कि जो इटली का एकीकरण शुरू हुआ वो सार्डिनिया पीडमोंट से ही शुरू हुआ। इटली के राजाओं ने ही शुरू करवाया, सार्डिनिया पीडमोंट के राजाओं ने ही शुरू करवाया। अब हम इसको 4 स्टेट के अंदर देखेंगे, 4 स्टेप में देखेंगे कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ। ये मैंने पहले से थोड़ा लिख रखा है आप, लेकिन फर्स्ट स्टेप याद रखना कि जोसेपे मैत्सिनी, आपने नाम सुना होगा, जोसेपे मैत्सिनी, मेजनी भी कहीं कहीं लिखा होगा, जोसेपे मैत्सिनी या जोसेपे मेजनी। इन्होंने इटली के एकीकरण की शुरुआत करी 1830 से। इन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध समूह बनाया, संगठन बनाया, जिसका नाम था यंग इटली। इसके अलावा यंग यूरोप वगैरह आपने संगठन सुने होंगे। ये सारे के सारे संगठनों का एक ही काम था कि हमको जितने भी छोटे छोटे स्टेट हैं उनको जोड़कर एक अच्छा स्टेट बनाना है, तैयार करना है, सिर्फ इतना था। लेकिन बाय द वे जोसेपे मैत्सिनी फेल हो गए। इसके बाद आता है 1848, और आप जानते 1848 सबसे खतरनाक साल रहा है यूरोप के इतिहास में। उसमें सबसे ज्यादा उलटफेर हुआ है और वहां के राजा बनते हैं विक्टर इमैनुअल। क्या नाम था? विक्टर इमैनुअल, याद रखना। और इनके एक मंत्री थे जिनका नाम था काउंट काबूर। यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, काउंट काबूर। ये बहुत ज्यादा कूटनीतिक थे, इनको गुप्त संधियों का जनक माना जाता था। ये अंदर ही अंदर बहुत सारी संधियां कर लेते थे और राज्यों को जोड़ लेते थे। फर्स्ट स्टेप हम शुरुआत करेंगे। फर्स्ट स्टेप शुरू होता है फ्रांस के साथ मिलकर लोम्बार्डी को मिलाया किसने? विक्टर इमैनुअल ने और काउंट काबूर ने। अब हम जा रहे हैं मैप पर। लोम्बार्डी कहां है? ये देखो, ये है। इसको मिलाया किसके साथ मिलकर? फ्रांस। देखिए अब इस मैप में आ जाइए, इटली ये है, ये यहां पर मिला रहे थे, और फ्रांस ये इसके साथ मिलकर इसकी थोड़ी सहायता ली और इसको अपने साथ मिला ली। अब इतना हो गया इनके पास। देखिए फ्रांस का एरिया ये है, यहां पर इस मैप में देखें तो फ्रांस का एरिया ये है। तो लोम्बार्डी को यहां पर ये मिला लिया। अब जितना इलाक हो गया ये इनका राज्य हो गया। ठीक है, अब इतने ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? फ्रांस के साथ मिलकर इटली को मिला लिया। कब? 1852 में। ये भी याद रखना। वो सॉरी, फ्रांस के साथ मिलकर लोम्बार्डी को मिला लिया किसने? सार्डिनिया पीडमोंट ने। सेकंड स्टेप में टस्कनी, परमा और मोडेना को जनमत संग्रह से मिला लिया। अब बैक में जा रहे हैं। सेकंड स्टेप में क्या किया? देखिए परमा ये वाला एरिया था, मोडेना ये वाला एरिया था, और टस्कनी ये नीचे वाला एरिया था। यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये सारा का सारा इन्होंने मिला लिया किससे? जनमत संग्रह से। यहां पर वोटिंग करवाई। जब इन्होंने क्या किया? लोम्बार्डी को जीत लिया, तो यहां पर वोटिंग करवाई और इसको भी जीत लिया। ये सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप में फिर क्या किया? 1860 में सिसिली और नेपल्स को गैरीबॉल्डी के साथ मिलकर मिला लिया। अब प्रश्न उठ रहा, गैरीबॉल्डी कौन है? सिसिली नेपल्स को हम देखेंगे मैप में, लेकिन गैरीबॉल्डी भी एक जोसेपे मैत्सिनी की तरह एक स्वयं सेवक था। उसके खुद के संगठन थे, उसके माध्यम से उन्होंने राजा विक्टर इमैनुअल की और काउंट काबूर की सहायता की, जिसकी सहायता पाकर 1860 में सिसिली और नेपल्स को इटली में एकीकृत करने का सपना पूरा किया गया। देखिए यहां पर ये क्या है? द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। ये जो येलो वाला है ये सारा का सारा ये भी मिला लिया, नेपल्स को भी मिला लिया। अब देखिए ब्लैक इतना हो गया, अब इतना इनका राज्य हो गया। अब ये इटली में इतने एकीकृत हो गए। अब रात रही वेनेशिया बचा। फोर्थ स्टेप में हम इसमें वेनेशिया को भी मिला लेंगे।
फोर्थ स्टेप में क्या, वेनेशिया को भी मिलाया ड्यूरिंग ऑस्ट्रो प्रशिया वार। अब एक चीज ध्यान रखने की, पिछली बार हमने क्या देखा कि ऑस्ट्रिया के अंदर और प्रशा के अंदर भी युद्ध चल रहा था, किसको, जर्मनी को एकीकरण को लेकर। तो ये समय था 1860 का, जब ऑस्ट्रिया यानी कि जर्मनी का, और प्रशा ये है और ऑस्ट्रिया ये वाला पोर्शन है, यहां पर जब युद्ध चल रहा था आपस में खूब, तो ये वाला इलाका इन्होंने मिला लिया। यहां पर देखिए ऑस्ट्रिया ये है, ऑस्ट्रिया ये है और प्रशा यहां पर था। अब इनका आपस में यहां पर युद्ध चल रहा था, तो इनका इसका इन्होंने फायदा उठाया इन्होंने, और क्या किया, इसको भी आपस में मिला लिया। ऐसे करके 1860 में वेनेशिया को भी मिला लिया। और फाइनल स्टेप 1870 में इन्होंने रोम को भी मिला लिया। खैर इसको हम इसमें स्टेप में नहीं देखेंगे, लेकिन यहीं तक हमारा अंतर है। इटली का एकीकरण में 1861 में विक्टर इमैनुअल को इटली का सम्राट घोषित किया जाता है, एक एकत्रित इटली का सम्राट घोषित किया जाता है, कोलिशंस इटली का सम्राट घोषित किया जाता है। कब, 1861। ये था हमारा इटली का एकीकरण। अब हम देखेंगे ब्रिटेन की अजीब दास्तान, ब्रिटेन की एकीकरण। फ्रेंड्स, ब्रिटेन के जो दास्तान है, ब्रिटेन का एकीकरण है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। आज जो हम देखते हैं ग्रेट ब्रिटेन, ये वाला है, देखो ये वाला है, ये वाला है, ये वाला, यानी कि जो येलो कलर के अंदर है, ये डार्क येलो में है, ये सारा का सारा ग्रेट ब्रिटेन है। लेकिन ये अगर हम 18वीं शताब्दी से पहले देखें, 1800 से पहले देखें, तो ये ऐसा नहीं था। इसका नक्शा कुछ इस प्रकार था। यहाँ पर देखिए इंग्लैंड था, यहाँ पर स्कॉटलैंड था, यहाँ पर आयरलैंड था, ये पूरा आयरलैंड है, लेकिन ये नॉर्थ आयरलैंड था, ये वेल्स थे। अब इन सब को मिलाकर एक ग्रेट ब्रिटेन देखने को हमें मिलता है। ये मिला कैसे, इसको 4 स्टेप में देखेंगे। 4 इंपोर्टेंट डेट्स जो मैंने लिखी हैं, इन्हीं के अंदर हुआ। विद्वानों को मानना है, जेंटलमैन से ऐसा मानते हैं, जैसा जर्मनी के एकीकरण में हमने देखा, इटली के एकीकरण में देखा, वहां युद्ध हुआ, लेकिन यहां पर शुरुआत कुछ दूसरे तरीके से हुई। डेट थी 1688 की, जब क्या हुआ, देखिए इंग्लैंड की एक संसद थी, यहां पर राजा रहा करते थे, किंगडम था एक, यहां के एक राजा थे, लेकिन यहां एक पार्लियामेंट भी था। पार्लियामेंट ने क्या किया, यहां पर लिख दे रहे, पार्लियामेंट ने क्या किया, राजा के यहां से सारी की सारी शक्तियों को छीन लिया और उन शक्तियों को समायोजित कर दिया एक संविधान के अंदर। वो संविधान खुद संसद चलाता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इंग्लैंड की शक्तियां बढ़ी। जब भाई लोकतंत्र स्थापित हो गया तो इंग्लैंड की शक्तियां बढ़ी, संपत्ति बढ़ी, सेना पर खर्च ज्यादा किया और एक मजबूत राज्य बनकर उभरा। इसके बाद इन्होंने शुरू किया इंग्लैंड के जो संसद है उसमें एक एक्ट पारित किया, एक्ट ऑफ यूनियन। 1707 के अंदर एक्ट ऑफ यूनियन। इसके तहत क्या किया इन्होंने, स्कॉटलैंड को भी अपने देश के अंदर मिला लिया। अब ये क्या बन गया, द ग्रेट ब्रिटेन। ये बन गया द ग्रेट ब्रिटेन बन के निकला। जब स्कॉटलैंड और इंग्लैंड आपस में मिल गए तो ग्रेट ब्रिटेन बनकर सामने आते हैं। इसके बाद एक और डेट आती है फिर, लेकिन स्कॉटलैंड के साथ इन्होंने हस्र किया, इसके बारे में भी हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। देखिए इनकी सबकी अलग अपनी अपनी अलग, देखिए आयरलैंड की देखें तो इनकी अलग एक संस्कृति थी, इनके संगीत अलग थे, इनकी राजा अलग थे, इनकी मुद्रा अलग थी। स्कॉटलैंड के अलग अंदर भी अगर हम देखें तो इनकी कल्चर अलग था, इनके सॉन्ग अलग थे, इनका राष्ट्रगान अलग था, सब कुछ अलग था। वेल्स का भी अपना अलग था, इंग्लैंड का भी अपना अलग था। लेकिन जब इन्होंने स्कॉटलैंड को ऑक्यूपाई किया तो इन्होंने जो अपना कल्चर था वो सारा का सारा इन पर थोप दिया। अपनी जो लैंग्वेज थी इंग्लिश, उसको भी इन पर थोप दिया, इंग्लिश ही पढ़ने के लिए मजबूर किया। बहुत सारे विद्रोह इनके खिलाफ उठे, इंग्लैंड वालों के खिलाफ, इनके खिलाफ, लेकिन उन्होंने दमन पूर्वक, ताकत से, शक्ति पूर्वक उनको दबा दिया। इसके बाद वेल्स को भी इन्होंने मिला लिया ऐसे ही करके। इसके बाद आयरलैंड को 1798 के अंदर आयरलैंड को भी मिला लिया। इनके एक यहाँ पर लीडर थे। दरअसल ये मिलाया कैसे, यहाँ पर 2 धर्म थे, ईसाई धर्म था, एक तो प्रोटेस्टेंट और एक था कैथोलिक, आप जानते हैं। तो प्रोटेस्टेंट यहां पर अल्पसंख्यक थे, लेकिन कैथोलिक बहुसंख्यक थे, और इंग्लैंड के अंदर प्रोटेस्टेंट सबसे अधिक थे। तो इन्होंने क्या किया, प्रोटेस्टेंट को संपत्ति दी, ताकत दी, और कैथोलिक के ऊपर हमला करने के लिए बोला, उन पर अधिकार जमाने के लिए बोला, और इन्होंने ऐसा किया भी। और आपस में ऐसे लड़ते रहे। 1798 के अंदर इनका एक लीडर थे वोल्फ स्टोन नाम के, वोल्फ
स्टोन, आप हिंदी में लिख लेना, वॉल्फ स्टोन नाम की, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ कार्रवाई भी की, लेकिन जब उनकी कार्रवाई सफल नहीं, उनको दबा दिया गया और आखिरकार 1801 में इन्होंने अपने साथ आयरलैंड को भी मिला लिया। ऐसे करके हम कह सकते हैं बहुत ही साइलेंट तरीके से एक ग्रेट ब्रिटेन बनकर तैयार हुआ। इसीलिए विद्वान कहते हैं कि एक संयुक्त राष्ट्र का कोई उदाहरण है, एक आइडियल एग्जाम्पल है, तो वो ग्रेट ब्रिटेन का है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एक मिनट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्र की दृश्य कल्पना। यहां पर देखिए, द विजुअलाइजिंग द नेशन, ये कैसे संभव हुआ। शुरुआत करते हैं हम इस वाले चैप्टर से। यहां से आपको यहां पर देखकर जो भारत माता का चित्र बना, आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम अपने एक पूरे देश को एक महिला के रूप में कैसे दिखा सकते हैं। एक हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर किसी व्यक्ति को अपने राजा का चित्र बनाने के लिए, अपने शासक का चित्र बनाने के लिए कहा जाए तो बना सकता है, लेकिन अगर पूरे एक आदमी के तौर पर, एक महिला के तौर पर, एक मनुष्य के तौर पर दिखाना हो तो वो कैसे संभव है। अगर हम कहीं बाहर हैं और हमको अगर कोई ये चित्र दिखाता तो हमें निश्चित तौर पर हमारे दिमाग में आता है कि ये हमारी भारत माता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कोई महिला हो वो जो कि सामने समझता जाए। बस यही इस टॉपिक के अंदर बताया गया है। हुआ क्या था, जब राष्ट्रवाद जोरों तोरों से आंदोलन चल रहे थे, उस समय लोगों ने महिलाओं के माध्यम से अपने अपने देश के जो है अलग अलग प्रतीक बनाए। जैसे कि फ्रांस की बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी, उस समय मारियान एक ईसाई नाम है, एक क्रिश्चियन नेम है, इसको बहुत पॉपुलरिटी मिली, उस समय बनाया गया मारियान को। इनके हाथ में एक तिरंगा था और टूटी हुई जंजीर थी, तलवार थी, लाल टोपी थी। ये सारे के सारे प्रतीक क्या थे, स्वतंत्रता के प्रतीक थे। इन सारी चीज़ों को डाला गया। ऐसे ही जर्मनी के अंदर उन्होंने एक चित्र बनाया जिसका नाम था जर्मेनिया। तो जर्मेनिया को हाथ में तलवार लिए हुए दिखाया है, मतलब हमारी रक्षा करती हुई है। जर्मेनिया को एक माँ के तौर पर दिखाया, अपने देश के तौर पर दिखाया। इसके सिर पर जो था एक बलूत नामक पेड़ है, उसकी पत्तियों का मुकुट था। और जर्मनी के अंदर बलूत को वीरता का प्रतीक मानते हैं और इनके चित्रों को चौराहे चौराहे, जगह जगह, टिकटों पर, किताबों में जगह जगह तस्वीर बनाकर बेचा भी गया। इससे एक नए राष्ट्रवाद की भावना पूरे देश के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर डालने का प्रयास किया गया। तो हम कह सकते हैं राष्ट्र की दृश्य कल्पना में सिर्फ इतना बताया है कि कैसे हम अपने देश को एक नारी के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, एक महिला के रूप में प्रस्तुत किया गया और कैसे उन्हीं के अंदर वो सारे प्रतीक डाले गए जो कि लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा करते थे। सरल तरीके से हम ये कह सकते हैं। अब अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला एंड लास्ट टॉपिक ये है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, द नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। इन जो हमारी मैप है, इनसे समझने से पहले हम एक छोटी सी बात समझ ले रहे हैं। देखिए, राष्ट्रवाद जब अपनी सीमाएं लांघ जाता है तो वो एक मानवता के लिए हानि बन जाता है, उसी को हम साम्राज्यवाद बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एक कंडीशन लें, एक मान लीजिए हम क्रिकेट के स्टेडियम में हैं और ये मान लीजिए पाकिस्तान और भारत का मैच है और इस मैच के अंदर 75% इंडियंस हैं और 25% पाकिस्तान के दर्शक हैं। सीधी सी बात है, जब आप अपने देश को सपोर्ट करने का ये दिल से सपोर्ट करोगे। बाय द वे, पाकिस्तान इंडिया को डिफीट कर रहा है, हरा रहा है, और फिर पाकिस्तान के 25% दर्शक हैं, वो आपको चिढ़ाने लगे, आपको परेशान करने लगे। फिर आपने क्या हुआ, उठा और आपस में लड़ाई हो गई और 8-10 सीधे स्वर्गलोक पधार गए और 2-3 इंडिया के भी पधार गए। अब एक चीज सोचने वाली ये है कि ना आप उन लोगों को जानते हो, ना वे आप लोगों को जानते हैं, लेकिन फिर भी लड़ाई हो गई, सिर्फ किस लिए, एक देश के नाम पर। इसी को हम राष्ट्रवाद की अंधी, हम कह सकते हैं अंधा राष्ट्रवाद बोलते हैं। जब हम इस तरह के राष्ट्रवाद को लेकर आते हैं तो ये हमारा क्या होता है, साम्राज्यवाद होता है। हम अपनी सीमाओं को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं और ये मानवता के लिए हानि होता है। यही हुआ उस समय बाल्कन एरिया था, यूरोप के अंदर बाल्कन एरिया था। ये क्या था, जो हम कह सकते हैं जर्मनी वाला इलाका है, ऑस्ट्रिया वाला इलाका, उसके साइड में देखिए ये ऑस्ट्रिया है और इसके साइड में बाल्कन इलाका है। इसमें बहुत सारी छोटे छोटे किंगडम हैं, जैसे देखिए रोमानिया है, हंगरी है, क्रोएटिया है,
सर्बिया है, ग्रीक है, बुल्गारिया है, ग्रीस है, ये सारे छोटे छोटे देश हैं। इनके पास संसाधन भी थे, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यूरोप के अंदर जितना भी व्यापार होता था वो इन सारे देशों के माध्यम से ही होता था। जल का सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है, जल से व्यापार, जो जहाज वगैरह निकलते थे यहीं से निकलते थे। तो हम कह सकते हैं व्यापार की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। जब राष्ट्रवाद की बात आई तो सारे के सारे लोग एकत्रित होना चाहते थे, अपनी अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जगह घेरना चाहते थे। और इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि छोटे छोटे देश अपने अपने इलाकों को बढ़ा चढ़ाकर बताने लगे, ये इलाका मेरा है, ये इलाका मेरा है, जिससे छोटी छोटी लड़ाइयाँ होने लगी। लड़ाइयाँ छोटी छोटी नहीं हो, धीरे धीरे लड़ाइयाँ बढ़ी। जब जर्मनी के पास ये बात पहुंची, फ्रांस के पास पहुंची, रसिया के पास और इंग्लैंड के पास पहुंची, तो वो देश भी कहने लगे अरे ये वाला इलाका तो मेरा है, ये वाला इलाका मेरा है, ये वाला इलाका मेरा है। इस प्रकार उनके अंदर भी आपस में युद्ध होने लगे इलाकों को लेकर। फिर क्या हुआ, ये छोटे छोटे युद्ध एक बड़ा रूप लेते हैं और 1914 के अंदर प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है। इसी कारण से होता है, इसीलिए इस टॉपिक का नाम रखा गया राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। यानी कि राष्ट्रवाद एक ऐसा राष्ट्रवाद था जिसमें लोगों की स्वतंत्रता के लिए हमने मांग की थी, सभी को मताधिकार के लिए बात करी थी, सभी को न्याय के लिए बात करी थी। एक छोटे छोटे किंगडम में जो देश बटा हुआ था उसको एक समग्र देश के रूप में हम देखना चाहते थे, सिर्फ इतनी बात थी। लेकिन जब हम एकत्रित हो गए, जब हम संगठित हो गए, हमारे अंदर ताकत आ गई, तो फिर हम अपनी सीमाओं के विस्तार करने लगे, यानी कि साम्राज्य बनाने लगे, एक एम्पायर खड़ा करने लगे। इसीलिए एम्पियरिज्म बोला, एम्पायर खड़ा करने लगे। इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या हुआ, राष्ट्रवाद से साम्राज्यवाद था। उम्मीद है ये टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा। मैं आपको ज्ञानवर्धन के तौर पर पढ़ाने आता हूँ। अगर हम बोर्ड के तरीके से पढ़ाएं तो थोड़ा सा उत्तर बता देंगे और आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो जब आप पेपर लिखने बैठेंगे ना, तो आपको भूलने का कोई ऑप्शन ही खड़ा नहीं होता। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आया है तो थोड़ा हमें मोटिवेट करने का कोशिश करें। इसके अलावा हिंदी से रिलेटेड सारी की सारी वीडियो मैंने दे रखी हैं, और आपको जो भी वीडियो चाहिए मैं इस पर दे दूंगा, SST से संबंधित, इसके से संबंधित। तो आप निसंदेह अपने भाई से एक बार बोलिएगा। इसी के साथ साथ थैंक यू।